गत वर्ष की भांति इस बार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस से लेकर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जा रही है। हमारा ये कार्यक्रम सप्ताह भर से चला आ रहा है, जिसमें विभिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर बच्चों के द्वारा खासकर स्लोगन, क्विज कंपटीशन और हमारे यहाँ सबसे पहले फिल्म स्क्रीन भी हुई। तमाम गतिविधियों के माध्यम से बाबा साहब को दर्शन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विज कंपटीशन की। 13 अप्रैल को क्विज कंपटीशन आयोजित किया। श्री अनुज हंस को हम एक मीमेंटो और सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित करेंगे। इनको क्विज कंपटीशन में जो लोग भाग ले रहे हैं उनको कैश प्राइज़ दिया जा रहा है, क्योंकि आप इग्नू के जो एम्प्लॉयज़ हैं और श्री अनुज हंस एसएससी में कार्यरत हैं। द्वितीय पुरस्कार श्री हरीश कुमार को मिला है। श्री विवेक सिंह एमपीडीडी में कार्यरत हैं, आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इस अवसर पर हमने एक स्लोगन कंपटीशन आयोजित किया था और इस स्लोगन कंपटीशन को हमने इग्नू के एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स सभी के लिए ओपन रखा था और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एंट्री मंगाई गई थी। तृतीय पुरस्कार श्री प्रशांत वर्मा, जो एमएचडी प्रोग्राम के छात्र हैं। द्वितीय पुरस्कार सुश्री आतिया परवीन को मिला है, जो रांची में हैं, तो वो आ नहीं पाएंगी और मैं उनका स्लोगन पढ़ना चाहूँगी। उनका पुरस्कार उनको हम डाक के द्वारा भेज देंगे। स्वतंत्रता, बंधुत्व और शिक्षा का सबका अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने विश्व का सबसे अमूल्य संविधान बनाया। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिला है संतोष मेघवाल, कार्यक्रम है एमपीएस। संतोष मेघवाल भी मुझे लगता है, क्योंकि वो दूसरे शहर से हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे और उनका स्लोगन मैं पढ़ना चाहूँगी। बाबा साहब ने आधुनिक भारत का संविधान बनाया, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। सर, जो हमारी तीसरा कंपटीशन था वो एक पोस्टर कंपटीशन था, जिनको थर्ड पुरस्कार मिला है उनको वो हैं दर्श गुप्ता, सन ऑफ विवेक कुमार गुप्ता, को थर्ड प्राइज़ मिला है। सेकंड पुरस्कार मिला है टाटा लक्षित को, सन ऑफ टाटा रामकृष्ण। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है विशाल कुमार को, सन ऑफ धर्मवीर सिंह। ग्रुप 2 में 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे और इसके विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। कारा सर्वागना, सन ऑफ लेट श्री कामा सुधीर रेड्डी। सेकंड पुरस्कार मिला है जी जया हर्षनी को और वो स्कूल में है, उनके फादर उनकी जगह पुरस्कार लेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है ऋषिमा शर्मा को, सन ऑफ राजीव कुमार शर्मा। ग्रुप 3 में 18 साल से ऊपर के लोग शामिल थे, जिसमें इग्नू के स्टूडेंट्स या इग्नू एम्प्लॉयज़ के बच्चे या एम्प्लॉयज़ भी शामिल हो सकते थे। और इसमें थर्ड पुरस्कार मिला है श्रेयांश मंगल, उनकी मदर उनकी जगह आई हैं। सेकंड पुरस्कार मिला है दीपांशु कुमार, सन ऑफ वीरेंद्र कुमार। प्रथम पुरस्कार मिला है हबीबा मुजीब, आप आरसी नोएडा में बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं। धन्यवाद डॉक्टर हेमलता। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राज सर को बहुत ही श्रद्धा व सम्मान के साथ उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। मंच पर उपस्थित हम सबके सम्मानित माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारे इस आयोजन में उपस्थित प्रतिभागी जो
वो प्रतिभागी जिन्होंने पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया, स्लोगन कंपटीशन में भाग लिया, जो हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक होंगे, और आप सभी। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सरल, सहृदय, आत्मीय ऐसे महान व्यक्तित्व को हम लोग अपने बीच में जब पाते हैं तो हम सब अभिभूत होते हैं। आज इग्नू परिवार भी आपको इस अवसर पर प्राप्त करके आपकी वाणी को सुनने के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इस विश्वविद्यालय में ये जो समान अवसर प्रकोष्ठ है, इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया कि बाबा साहब के दर्शन को, बाबा साहब के जीवन के बारे में सब लोग जानें, इनको किसी एक वर्ग या एक समुदाय के बीच में न बांधें। और इस प्रक्रिया में लगातार हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक साथी, अधिकारी और कर्मचारी एक साथ मिलकर के इनके आयोजनों में शामिल होते हैं। और इन सब का मूल ये भी रहा है कि हम लोग अपने नई पीढ़ी को उससे जोड़ें। और इसी कारण से जो छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग देखते हैं, उनको 3 आयु वर्गों में हम लोगों ने बांट रखा है। इस कारण से बांट रखा है कि हर पीढ़ी ये देखेगी कि वो किस प्रकार से बाबा साहब को देख रही है, और बचपन से जो बातें उनके मन में रह जाएंगी वो आगे जीवन में उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग यह कार्यक्रम एक दिन न करके इसको लगातार 1-2 सप्ताह के बीच में, हम लोगों ने 11 तारीख को यह कार्यक्रम शुरू किया था, बीच में हर तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए। पहले बाबा साहब के बारे में 1 या 2 वक्तव्य होते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको विभिन्न लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, विभिन्न आयु वर्गों में पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को शामिल किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज बाबा साहब के विचारों को हम लोग इस विश्वविद्यालय परिवार के हर सदस्य तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। हम लोग इन बच्चों के छोटे छोटे वीडियोस, इनके जो बनाए हुए जो पेंटिंग्स हैं, उनको भी हम लोग समय समय पर देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। और हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि उनको जानें, उनको समझें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग मिल करके चलें। बाबा साहब को हम किसी एक विषय से नहीं जोड़ सकते, राजनीति विज्ञान नहीं, उससे हट करके समाज विज्ञान है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है। और मैंने तो शायद आपको पहले भी बता रखा था कि मुझे जब अवसर मिला तो मैंने एक ऐसा सेमिनार किया जिसमें बाबा साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं को, आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, वैधानिक पहलू, राजनीतिक पहलू, इन सब पर चिंतन करने के लिए नई पीढ़ी के बच्चों को शामिल किया था। और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग समझें, जानें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बाबा साहब का जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जिस संरचना में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो संविधान जो हम सबको जोड़े हुए हैं, पूरे देश को जोड़े हुए हैं, पूरे प्रांतों को जोड़े हुए हैं, विभिन्न भाषाओं को जोड़े हुए हैं, उन सब का आधार हमारा संविधान है।
और उसको मूर्त रूप देने वाले बाबा साहब रहे। आज भी वो संरचना उसी रूप में स्थापित है जो हम सबको प्रेरणा देती है। पदों की गरिमा को हम लोग बनाए रखते हैं, अधिकारों के प्रति विशेष रूप से हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हमारे संविधान में है। इग्नू परिवार बहुत बड़ा परिवार है माननीय मंत्री जी, इसमें 35 लाख हमारे वर्तमान बच्चे हैं और लगभग 39 लाख हमारे पुराने छात्र हैं। ये 74 लाख का परिवार है। लगभग 300 टीचर्स हैं, हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं, विदेशों में हमारे 21 अध्ययन केंद्र हैं। हर वर्ष विदेशी छात्र लगभग 4 से 5 हज़ार यहाँ पढ़ते हैं। हर वर्ष 8 से 9 लाख बच्चे, नए बच्चे इस विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं। हर वर्ष कन्वोकेशन में हम लोग 3 लाख के लगभग बच्चों को डिग्री देते हैं। हमारे पास 250 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, MBA हो चाहे MCA हो, MA रूरल डेवलपमेंट हो, MA फ़िलासफ़ी हो, MA सोशोलॉजी हो, MA पॉलिटिकल साइंस हो, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, MA हिंदी हो, MA इंग्लिश हो, MA मैथमेटिक्स हो, सब सारे विषय हैं। टूरिज़्म, मतलब जो भी क्षेत्र आप सोचेंगे सारे विषय यहाँ उपलब्ध हैं। इसीलिए पूरे देश में यह फैला हुआ विश्वविद्यालय है। यह परिवार एक होकर के देश में जो GER है उसको बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। सामाजिक समरसता को भी बनाए हुए है। OBC, SC, ST सब हमारे विश्वविद्यालय से अधिकांश संख्या में जुड़े हुए हैं। प्रतिशत भी उनका काफ़ी अच्छा है। गाँव में 47% बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। महिलाएं 47 से 48% हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं छात्र के रूप में। आपका पार्थेय हम सब के लिए बहुत लाभकारी होगा। देखिए, बाबा साहब को हमने बहुत सीमित किया जी। एक कालखंड ऐसा आया था कि दलितों के नेता, संविधान निर्माता, इसके आगे हमने सोचा ही नहीं। लेकिन ये कालखंड बीच बीच में ऐसे आते गए कि बाबा साहब का विशाल व्यक्तित्व निखर करके लोगों के सामने आया। 1890 में महात्मा फूले साहब इस संसार से जाते हैं, 1890 में, और 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है, 14 अप्रैल 91 में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, एक धारा है जो ये कहती है कि महात्मा फूले ही अंबेडकर थे, लेकिन इसमें मेडिकल साइंस थोड़ा डिबेट कर रही है। मेडिकल साइंस के सामने मैंने कुलपति जी विषय रखा। उनका ये कहना है कि गर्भ में प्राण जो है वो जाने के महीने कुछ तय होते हैं, तो वो कुछ महीने कम हैं, उसको लेकर के विवाद है। मानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसको मेडिकली, ये रिसर्च का विषय दे रहा हूँ जी, आप कुछ लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 3 गुरु माने। अभी आपने मुझे चित्र दिया भगवान बुद्ध का, तो भगवान बुद्ध को भी बाबा साहब ने गुरु माना, महात्मा फूले को भी गुरु माना, और महात्मा कबीर को भी गुरु माना। कबीर का तो भजन उन्होंने लास्ट में गुनगुनाया है। वो बौद्ध बन गए थे, लेकिन लास्ट में नानक चंद रतुल लिखते हैं कुछ अनछुए पहलुओं में, बुक है लास्ट में नानक चंद रतु की, जो उनके सहायक थे, कि लास्ट में एक भजन गुनगुना करके सोते हैं। वो तो चले जाते हैं अपने यहाँ कि ये कुछ 3-4 किताबें इनका शीर्षक सही करना है, सुबह जल्दी आ जाना, नानक चंद रत्तू को वो कहते हैं, और भजन ही गुनगुनाते हैं कबीर का। इसलिए जो लोग कुछ आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब धार्मिक नहीं थे, ये गलत है जी। सही दिशा में ही अपने को सोचना चाहिए बाबा साहब का व्यक्तित्व को। चल कबीरा चल तेरा भवसागर है डेरा, ये भजन गुनगुनाया उन्होंने। सैलून से भगवान बुद्ध के बारे में कुछ प्रार्थना आई थी, वो सुनी, उसके बाद ये भजन गुनगुनाया। नानक चंद रत्तू लिखता है, मैंने तो कुछ देखा नहीं उनको, मैं तो
उस समय देखने की स्थिति में नहीं था, बचपन तो था मेरा लेकिन देखने की स्थिति में नहीं था मैं। तो ये क्या विषय रहता है, इस विषय में भी चिंतन करने की जरूरत है। आप लोग रिसर्च करने वाले लोग हो, इसलिए रिसर्च करिए इन पे। रिसर्च का विषय आपके यहाँ पीठ भी होगी, इस काम को करिए। अभी मैंने आपने आया जब देखा होगा, एक्शन करना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ कुर्सियां लगी हुई थी, उसमें एक बड़ी कुर्सी थी, आपने देखा, सबने नहीं देखा क्या? तो बाबा साहब ने अपना पूरा थॉट संविधान निर्माण में, जीवन जीने में समानता पे लगाया। तो मंच की कुर्सियां भी समान क्यों नहीं होनी चाहिए बाबा साहब की जयंती पे भाई? आपको ठीक पसंद आया नहीं एक्शन? हाँ तो ताली जोर से बजाइए ना, फिर क्या है। 3 पिलर, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये 3 पिलर पे हमारा संविधान खड़ा है। वैसे हम संविधान के जो पिलर कहते हैं उनको कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, जिस पे पूरा संविधान खड़ा है, संविधान के सारे अनुच्छेद, अनुसूचियां खड़ी है, ये वो बाबा साहब का दर्शन है जिस पे खड़ा है। वो है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। और वो अपने एक्शन में आना चाहिए, अपने एक्शन में आना चाहिए। हम उसको एक्शन में नहीं लेते, इसलिए समस्या है। पति पत्नी समान है, लेकिन पति घर में कहता मैं सर्वोच्च हूं, पत्नी कभी कभी कहती मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं तो मैं सर्वोच्च हूं। बाबा साहब को मानने वाले कम से कम ये नहीं करें भाई। हम घर में सब समान है, बच्चों सहित, वी ऑल आर इक्वल, ये बाबा साहब का सिद्धांत है। आगे से इसको मानोगे क्या, बताओ मेरे को? क्यों कुछ लोग डर रहे हैं, घर में झगड़ा हो जाएगा क्या? डरने कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। समानता का भाव रखिए, वी आर इक्वल। अगर अच्छी बात पत्नी भी कहती है तो स्वीकार करना चाहिए, अच्छी बात पति भी कहता है तो पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। इक्वलिटी का भाव रहना चाहिए ना। जहां सुप्रीमेसी ईगो आ जाता है, जिसको बाबा साहब ने कहा, वहीं गड़बड़ होती है समाज में भी और राष्ट्र में भी। अब एक विषय मैं बाबा साहब के कालखंड को लेकर के ले रहा हूं। देखिए 1891 में जन्मे, 25 साल का इनका कालखंड है। बहुत तकलीफ पाए, स्कूल एजुकेशन, यहाँ कॉलेज, विदेश पढ़े, वो कालखंड रह गया। उसको अपन जीवन का काल है, ज़्यादा चर्चा में नहीं आएंगे, बीच में जैसे कोई आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन वो 1917 में वापिस आ जाते हैं। यहाँ से मैं 10-10 साल के कालखंड बाबा साहब के ले रहा हूँ। आप सब लोग चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण कालखंड है बाबा साहब के जीवन का। अब तक के कालखंड तक लूंगा, अब तक के कालखंड के, अपने 131वीं जयंती मना रहे हैं, अब तक के कालखंड के लिए मैं बाबा साहब के विषय लेने वाला हूं। 1917 वो वापिस आते हैं। कहाँ आते हैं वापिस? भारत, विदेश से पढ़ करके। 17 से 27 का जो कालखंड है, इसमें बहुत से कुछ लोग विचारक लिखते हैं कि नहीं कोई विशेष काम नहीं किया। मैं कहता हूं विशेष काम हुआ है इसमें। क्या हुआ कोई बता सकता है? एक साउथ बोरो कमेटी आई थी। आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इंडिया में एक साउथ बोरो कमेटी आई थी ना? आई थी ना भाई साहब? है ना जानकारी? मीना जी कह रहे हैं। और वो किसके लिए आई थी? संसार में वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट। उस वर्ल्ड वार के दौरान भी कई देश ऐसा चाह रहे थे हम आजाद होंगे। हमारे यहां भी आंदोलन हो रहे थे, तो हमारे यहां भी लोगों ने कहा भी क्या है ये एप्लीकेशन दे देते हो आप हमें, ये करो ये करो, क्या है स्वराज की मांग क्यों नहीं उठती है? तो वहां भी लगा इंग्लैंड में लोगों को कि भी कुछ देना पड़ेगा। तो हमारे यहां पे सबसे पहले जो प्रशासन का विषय आया वो आया था म्युनिसिपैलिटी। ध्यान रखना भाई साहब, अंग्रेजों के जमाने से ही हमारे कुछ शहरों में नगर पालिकाएं बन गई थी। बॉम्बे हो, कोलकाता हो, और भी कई शहरों में, मुझे लगता है कि उज्जैन और ऐसे शहरों में भी बन गई होगी, आप जहां रहते हो। देश की आज़ादी से पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये वो कालखंड है 1917 में जब बाबा साहब यहाँ भारत आते हैं पढ़ करके विदेश से, उस कालखंड की बात कर रहा हूं। उस समय ऐसी म्यूनिसिपैलिटियां थी जहां 10 आदमी नॉमिनेट किए किसी गवर्नर ने, तो ऐसे कर दिए जो राय बहादुर थे, सर की उपाधि वाले थे, राजाओं के जनता का प्रतिनिधित्व तो मान रहे थे वो, लेकिन जनता का नहीं था। तो ऐसे एक
जब विषय आया कि भाई क्या करना चाहिए, तो उस पर गवाही देने के लिए बाबा साहब जाते हैं। यहां से महत्वपूर्ण काम शुरू होता है और वो काम है मताधिकार का। इसी साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब पहली बार ये कहते हैं कि अगर आप लोकतंत्र को थोड़ा बहुत भी भारत में आने के लिए आप कुछ करना चाहते हो गवर्नेंस में, तो आप मताधिकार दे दीजिए। उन्होंने कहा हम सबको तो मताधिकार नहीं दे सकते। ये मताधिकार की बात इस देश में सबसे पहले कोई करता है तो उसका नाम है बाबा साहब DBR अंबेडकर। सबसे पहले मताधिकार की बात बोला, ये राइट है, इसमें आपका बजट तो लगना नहीं, यू गिव द मोर पीपल। ये क्यों छोटे मोटे आदमियों को देकर के, बड़े बड़े आदमियों को देकर के छोड़ देते हो आप? लेकिन बात नहीं मानी गई, बहुत लोगों ने गवाही दी, लेकिन बाबा साहब का कद बढ़ गया। इस साउथ बोरो कमेटी से जो लोग आए थे, अंग्रेज थे इसमें, उन्होंने कहा ये बहुत विद्वान आदमी है, इतना विद्वान आदमी, और यहां लोग इसको छूते नहीं है, कहते हैं ये अनटचेबल है, यहां इसको छूते नहीं है लेकिन ये विद्वान आदमी है। तो इस साउथ बोरो कमेटी से रिकमेंडेशन हुई कि ऐसे आदमी को हमें कहीं नॉमिनेशन करना चाहिए। तो इसी कालखंड में 1917 से 27 के पीरियड में 1927 में बाबा साहब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नियुक्त होते हैं। मींस MLA बन जाते हैं, MLC बन जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। ये छोटा पद नहीं होता भाई साहब, इसको बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि MLC बनने से हुआ क्या। MLC बनने से यह हुआ कि बाद में वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में। बहुत बड़ा पद था ये। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं 27 से 37 के कालखंड में, एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उनके 15 से ज्यादा MLA जीत के आ जाते हैं, और किसी दल के इतने नहीं आते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पद को भी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते धारण करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं बाबा साहब BR अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना है? सुना है क्या? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और उसकी अध्यक्षता करते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर के यहां एक गोलमेज सम्मेलन होता है कि हम कुछ सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं इंडिया को, इंडिया के लोगों को। तो कैसा होना चाहिए? यहां राजा लोग भी हैं, ब्रिटिश प्रोविंस भी है, ट्राइबल लोग भी हैं, या अनटचेबल भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। कैसा होना चाहिए? उसके लिए सम्मेलन है ये। और ये 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन है जी। इन सम्मेलन में पूरे संसार में बाबा साहब का व्यक्तित्व खुल करके सामने आता है। बाबा साहब आज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। याद रखना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की पहली कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी नहीं जाते, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 31 में, उसके बाद दूसरे सम्मेलन में जाते हैं। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण थे। और उसके बाद एक बड़ा विवाद हो जाता है कि प्रतिनिधित्व देने में जिसको लोगों ने सांप्रदायिक पंचायत कह दिया, कुछ विषय कह दिया, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बैठे हैं, आप ज्यादा जानते हो, लेकिन विवाद हुआ तो महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया। तो 1932 में, 1932 क्यों फेमस है जी बाबा साहब के जीवन के लिए, पता है किसी को? पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में जो विषय आता है इसमें बहुत विवाद है, लेकिन एक अनछुआ पहलू बता रहा हूं जो लोगों ने बताया नहीं, किताबों में भी कम लिखा। कस्तूरबा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने जाती है, ये बहुत कम लोगों ने लिखा। और लिखा तो लोगों ने कहा क्यों लिखें, क्या जरूरत है, लेकिन यह काम कितना बड़ा हुआ ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं मान रहे थे बाबा साहब, कहा नहीं मैं इसको लड़ करके लाया हूं। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी ने सोचा कि भाई महात्मा गांधी तो जिद्दी बहुत हैं,
और ये थक भी गए, इनकी ये प्रॉब्लम भी हो गई, और ये तो नहीं तोड़ेंगे ऐसे अनशन, तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने सलाह दी भी, डॉक्टर अंबेडकर भी जिद्दी है, तो क्या करना चाहिए? तो कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के घर जाती है। घर कुछ बहुत बड़ा घर नहीं होता है बाबा साहब का, लेबर कॉलोनी में रहते हैं वो, बॉम्बे की, वहां जाती है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा जब गांधी जाती है बाबा साहब के घर, वो दृश्य साधारण दृश्य नहीं होता है। पूरे गली के लोग देखते हैं ये क्या हुआ, कस्तूरबा गांधी यहां किधर आ रही है और क्यों जा रही है। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पात्र एक करता है, जिसको भी लोगों ने छोड़ दिया। जो महिलाओं के द्वारा कई बार काम होता है ना, उसको हम सोचते हैं कि ये तो क्या है, ये तो उनकी ड्यूटी थी, ये कर दिया। घर में भी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैं रिकॉग्निशन कर रहा हूं उस काम का। किसका? रमाबाई। रमाबाई बाबा साहब की पत्नी थी। बाबा साहब एक कमरे में पढ़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं हलचल काहे की हो रही है, पता तो पूछा भी काहे की हलचल हो रही है। तो इतने में सबसे पहले मिलती है रमाबाई कस्तूरबा गांधी से, और कस्तूरबा गांधी अपने पति के लिए भीख मांगती है रमाबाई से कि आप अपने पति को समझाओ, मैं विधवा हो जाऊंगी, और ये दोनों मिलकर कोई समझौता कर लें तो महात्मा गांधी अनशन तोड़ सकते हैं। रमाबाई, बाकी किसी ने कहा नहीं माना बाबा साहब ने, लेकिन जब रमाबाई, बाबा साहब उस कमरे से उठ के आते हैं, और रमाबाई जो त्याग और तपस्या की मूर्ति होती है बाबा साहब की दृष्टि में, और जैसे ही वो भीख मांगती है, बोलो क्या कर रही हो रमा तुम? कि मैं एक भीख मांग रही हूं आज आपसे। क्या? कि कस्तूरबा गांधी आई हुई है। वो कहां है? कि वो पीछे खड़ी है, और वो मुझे सुहाग की भीख मांगती है। मैं आपसे भीख मांग रही हूं कि आप ये समझौता कर लीजिए और महात्मा गांधी का अनशन तोड़वा दीजिए। लोग तो बहुत कुछ लिखते हैं, उसने मदद की, उसने मदद की, उसने मदद की। मैं कहता हूं पूना पैक्ट होने में सबसे ज्यादा किसी ने मदद की तो उसका नाम है रमाबाई, बाबा साहब की पत्नी। इस कारण से संभव हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित वर्ग, उसके लिए रिजर्वेशन के द्वार खुले। ये बहुत बड़ा काम हुआ भी। बाबा साहब के साहस, बाबा साहब की तर्क क्षमता, बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन में विषय रखा, उसके कारण ये संभव हो पाया। आज जो हम बैठे हैं, आज जो हम इतने लोग बैठे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या आदिवासी समाज या पिछड़ा वर्ग, जो भी वंचित वर्ग जिसको कहते हैं, वो इस पूना पैक्ट के कारण ही हम बैठे हैं भाई साहब, नहीं तो बहुत मुश्किल होता, नहीं बैठ पाते हम। बाद में संविधान में बहुत से प्रावधान रखे, लेकिन आधार पूना पैक्ट था। लेकिन भूल गए लोग, पूना पैक्ट को भी भूल गए, और गोलमेज सम्मेलन का विषय भी चला गया। तो ये 27 से 37 का कालखंड भी महत्वपूर्ण है या नहीं है? बताओ भाई, बाबा साहब के जीवन में। अब कालखंड आ जाता है, नहीं इसी कालखंड में एक चीज और आती थी, 1935 का एक्ट आता है। इस एक्ट के कारण चुनाव होते हैं, और मैंने जिक्र किया, आपको पहले बता दिया, बाबा साहब एक पार्टी बनाते हैं कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय कौन कल्पना करता था भी डॉक्टर अंबेडकर पार्टी बनाए? लोग ऐसे हंस रहे थे कि इससे क्या होता है। 15 से ज्यादा लोग जीत गए एमएलए, और लीबर ऑफ एलओपी बन जाते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये भी बहुत बड़ी घटना। और उसके बाद जितना भी साहित्य आ रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार ने बाद में प्रकाशित किया, क्या क्या बोला बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, महिलाओं के अधिकार के लिए, विधवा विवाह होना चाहिए, खोती प्रणाली ठीक नहीं है, छोटी छोटी जोत ठीक नहीं है, अरे बहुत बोला है बाबा साहब ने। ये सारा अगर ये मान सम्मान नहीं मिला होता तो नहीं बोल पाते, ना रिकॉर्ड होता। अब रिकॉर्ड भी हो गया, वो किताबें छप गई, और बाबा साहब का जीवन जो है विशाल बन गया। तो ये कालखंड भी महत्वपूर्ण है। अब एक कालखंड आता है जिसको हम कहते हैं 37 से 47। सबसे पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। कब होता है? 1945 में। और वहां उस समय चर्चिल प्राइम मिनिस्टर होता है। कहां? इंग्लैंड में। ठीक है, आजादी के कारणों में बहुत से कारण हैं, लेकिन एक ये भी कारण है जो मैं कहता हूं बहुत से लोगों ने नहीं लिखा, और बहुत से लोग जोर से बोलते भी नहीं है।
चर्चिल ने कहा मैं भारत को जल्दी आजादी नहीं दूंगा। सेकंड बड़ी बार जीतता है चर्चिल, लेकिन चुनाव हार जाता है। ध्यान रखना, आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हो, सब पता है। एटली वहां लेबर पार्टी का कैंडिडेट होता है और वहां एटली ये घोषणा करता है कि अगर मैं सत्ता में आया, तो बाबा साहब सारे अखबार लेके आए हैं बाद में वहां इंग्लैंड से जब गए थे, मैं अगर सत्ता में आया इंग्लैंड में तो मैं इंडिया को आजाद कर दूंगा, उसका घोषणा होता है। और एटली आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद चुनाव हुआ, उसमें एटली आ गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया लेबर पार्टी से। तो उसका भी घोषणा ही थी, तो लोगों ने कहा जी जल्दी करो आजाद। आजाद देश करने से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें दो आदमी जो कई बार लोग डिस्प्यूट करते हैं, ये क्यों आए भाई मंत्रिमंडल में। एक नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, और दूसरा नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ये दो ऐसे नेहरू मंत्रिमंडल में आ गए अंतरिम सरकार में जो कांग्रेसी नहीं थे। एक चीज और आपको ध्यान में बताता हूं, ये कांग्रेसी नहीं थी। अब वहां एटली ने घोषणा कर दी, प्लान आ गए, वो आ गया, सब आ गया, क्या करें, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार को नाम भेजने के लिए उन्होंने कहा चलो आप एक बार 20 नाम भेजो। तो उन्होंने कहा 20 नाम हो नहीं पा रहे हैं। नेहरू जी ने कहा मुस्लिम लीग बहुत विवाद कर रही है, पार नहीं पड़ेगी, 20 नहीं तो मैं कितने भेजूं। बोला कुछ भेजो नाम जिससे हम मंत्रिमंडल आपका करें अंतरिम का, कुछ भी भेज दो। बोला 10-12 भेज दूं। बोला हाँ भेज दो। तो टेलीफोन पे जो वार्ता हुई उसके अनुसार, यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे, उसके अनुसार इन्होंने 12 नाम भेजे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जी, भारतीय राजनीति व्यवस्था की भी और भारतीय समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इस 12 नाम में कोटे फिक्स किए, इतने अपर कास्ट को, इतना सिख को, एक सिख को, ये मुस्लिम को 2 या 3, ऐसे ही एक कोटा फिक्स कर दिया दलित का। एक आदमी कैबिनेट में दलित जाएगा। अब नेहरू जी ने किसका नाम भेजा, ध्यान आ रहा है किसी को? जगजीवन राम जी का नाम भेज दिया। नेहरू जी ने जगजीवन राम जी का नाम भेज दिया दलित कोटे में। तो यहां विवाद हो गया। उनकी बाबा साहब की पार्टी का नाम भी उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। लेबर पार्टी के नाते भी शेड्यूल कास्ट के संगठन बने हुए थे, डिप्रेस क्लास के संगठन बने हुए थे, बहुत पूरे देश में। उन्होंने तार दिए किसको, एटली को, कि अन्याय हो गया। तो बाबा साहब एटली से मीटिंग करने जाते हैं और एटली कहते हैं भाई आपका ही नंबर आना चाहिए, यू आर द लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यू आर द लीडर ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया। ये गलत हुआ। तो बोला हम इसको हटा करके आपको बढ़ा देते हैं। यहां बाबा साहब का लगता है दिल कितना बड़ा था, इसलिए वो महान है जी। उन्होंने कहा मैं किसी को हटा करके मैं बढ़ूं, इससे मैं छोटा हो जाऊंगा। अगर आपको मुझे बनाना ही है, वैसे कोई मैं मंत्रिमंडल में मंत्री रहूं इससे बड़ा हो जाऊंगा ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आपको मुझे बनाना ही है तो जगजीवन राम को भी रखिए और मुझे भी रखिए तो ठीक लगे। इसलिए 2 बने भाई साहब दलित कोटे। तो 47 से 57 के कालखंड में 57 में चुनाव होते हैं सेकंड। पहला चुनाव 52 में होता है, उसमें वो लोकसभा में आ नहीं पाते हैं, चुनाव हरवा दिया जाता है उनको, उपचुनाव में भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो राज्यसभा में आते हैं। और उसके बाद 56 में 6 दिसंबर 56 में वो नहीं रहते हैं संसार में। तो 57 में चुनाव होते हैं, लेकिन प्रभाव कितना कर दिया था उन्होंने, ये मैं आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं कि अपने राजनीतिक जीवन का प्रभाव आभा मंडल इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि बाबा साहब ने एक अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई। अभी भी है, रामदास अठावले उसके एक मेंबर है राज्यसभा में। लेकिन ठीक 1 साल बाद गोविंद बल्लभ पंत जो उस समय गृह मंत्री थे लोकसभा में खड़े होते हैं, डेट बोल रहा हूं, डेट 6 दिसंबर 57 खड़े होते हैं और इन 10 जो आरपीआई के लोग एजिटेट करते हैं कि बाबा साहब की डेथ की जांच होनी चाहिए, नॉर्मल डेथ नहीं हुई उनकी। तो वो गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं कि मैंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में पाया गया इनकी नॉर्मल डेथ हुई। ये 10 लोग वॉकआउट करते हैं और ये विवाद चलता ही रहता है। अब आप आ जाइए 57 से 67 का कालखंड।
57 में चुनाव होते हैं, बाबा साहब की पार्टी के 10 आदमी जीत के आना बड़ी बात होती है, और सोशलिस्ट पार्टी के लोग समझौता करते हैं बाबा साहब की पार्टी का। पूरे देश में बाबा साहब का नाम चलता रहता है। 56 में चले तो गए संसार से, तो नाम चलता रहता है। संविधान बनाया, बड़ा काम किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, रिवर लिंकिंग का कंसेप्ट दिया, पावर जो आज आ रही है, ये बोले हैं राम मनोहर लोहिया बॉम्बे की एक सभा में कि पावर जो बिजली आज आ रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आ रही है, नहीं तो ये जीएसएस बनता ही नहीं। ये जीएसएस जो कंसेप्ट आया वो भी उसी समय आया। ऐसे बहुत सी चीजें आई जनता के बीच में, बाबा साहब के 10 आदमी भी जीत गए। अब यहाँ एक कालखंड आता है जहां बाबा साहब याद आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह। ये कोई आदमी महान होता है, उसी के पीछे घटनाएं होती है। वो कालखंड है 1962 का। 1962 में चाइना युद्ध करता है, भारत हार जाता है, और लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बहसें होती है। उसमें डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट करते हैं जी। 62 की घटना में बहुत याद किए जाते हैं अंबेडकर, बहुत। लोकसभा की डिबेट देखेंगे, बहुत याद किए जाते हैं कि भाई अंबेडकर ने तो चेताया था। महापुरुष वही होता है जो समय पे चेता दे। अब आप 67 और 77 का कालखंड और देखिए, यहां इमरजेंसी आती है, कालखंड है महत्वपूर्ण, कि यहां डॉक्टर अंबेडकर बहुत याद किए जाते हैं। मैं बोला जूनियर एडवोकेट था, और अभी दिल्ली में मीनाक्षी लेखी, इनके फादर इन लॉ से प्राणनाथ लेखी, ये भी कोई एडवोकेट थे। तो हम बोला कोर्ट लेके जाते थे डॉक्टर अंबेडकर के, कि आप किसी को ऐसी जेल में नहीं डाल सकते। ये डॉक्टर अंबेडकर के कोर्ट संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में दिए हुए। इमरजेंसी में सबको जेल में डाल दिया था। अटल जी, अडवाणी जी, पता नहीं कौन कहा, जयप्रकाश नारायण, पता नहीं, बहुत लोग जेल में डाल दिए गए थे। अब आ जाइए 77 से 87। अब यहां क्या हुआ बाबा साहब का? यहां बीएसपी बनती है, एक बहुजन समाज पार्टी, और वो बाबा साहब के चित्र पूरे देश में बहुत लगाती है, और चित्र लगाती है तो चर्चा होती है। वीकर सेक्शन में बहुत तेजी से पहुंचे। ये कालखंड भी महत्वपूर्ण उनके जीवन का, 77 से 87। अब अगला कालखंड क्या आता है? वो है 87 से 97, 1987 से 97। यहां बाबा साहब के 100 साल की जन्म शती का कार्यक्रम आता है। जब 100वां कालखंड आया जन्म शताब्दी का, तो इस देश में प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। ध्यान आ रहा है ना भाई? और 2 बड़े काम हुए इस कालखंड में, जो बाबा साहब के व्यक्तित्व को बड़ा कर देते हैं। एक तो इस कालखंड में बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है। मिल तो जाना चाहिए 56 में ही, 55 में ही, संविधान बनाने के बाद मिल जाना चाहिए। बहुत लोगों को मिला। क्या बाबा साहब भारत रत्न के हकदार नहीं थे क्या? हकदार थे ना। मिलता है यहां जब वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये कालखंड है। और भारत रत्न भी मिलता है, एक अलग बात है। सेंट्रल हॉल में जहां बाबा साहब ने बैठ करके संविधान बनाया, वहां भी तेल चित्र नहीं लगा। इतिहास के लोगों को जानना तो चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। पूछा एक बार कि तेल चित्र तो लगा दो, यहीं बैठ करके संविधान बनाया था। बोला नहीं, यहां तेल चित्र लगाने के लिए जगह नहीं है डॉक्टर अंबेडकर के लिए। ये सेंट्रल हॉल, वो लेटर भी अवेलेबल है जी, हमारे पास वो लेटर भी अवेलेबल है। मैं सब रिकॉर्ड से ही बोल रहा हूं। लेकिन ये तेल चित्र भी उसी पीरियड में लगा। अब यहां कालखंड है, यहां किताबें छपती है बाबा साहब की। ये और महत्वपूर्ण है। पहली किताब तो एक आदमी छापता है, उसका नाम है प्रोफेसर धनंजय कीर। वो लाइफ एंड मिशन करके बाबा साहब की पहली रिकॉर्डेड बुक है। ज्यादा किताबें नहीं आई बाबा साहब के डेथ के बाद, ज्यादा नहीं आई। धनंजय कीर की किताब आती है, उसको बहुत से लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कालखंड है जब बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है, इस कालखंड के बाद किताबें बहुत आती है। एक दत्तोपंत ठेंगड़ी की किताब आती है, जो कहते हैं कि बाबा साहब का व्यक्तित्व विशाल था। कृष्ण गोपाल जी ने भी एक किताब लिखी है, व्यक्तित्व और कृतित्व, और वो कहते हैं कि बाबा साहब का व्यक्तित्व विशाल था। तो मेरा आज के लेक्चर देने का विषय पीछे एक ही है, जो मैं ये इतना बता रहा हूं कि बाबा साहब को सीमित किया दलित नेता और संविधान निर्माता। यहां तक सीमित नहीं थे बाबा साहब का व्यक्तित्व। बाबा साहब का व्यक्तित्व हर क्षेत्र में था, हर क्षेत्र के विकास में था। सच्चे राष्ट्रभक्त थे बाबा साहब। तो इस कालखंड में आते आते उसके लिए कमेटी बनाते हैं वीपी सिंह जी, और उस कमेटी में एक तय होता है विषय कि ये इतना विपरीत परिस्थितियों में पड़ा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको बैठने में स्कूल के बाहर बैठाया जाता था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। फिर भी इतना टैलेंट,
फिर भी इतने बड़े विद्वान, तो इनके दिमाग का खोज होनी चाहिए कि इतना टैलेंट इनके पास कहां से आया, कैसे आया। तो इसके लिए कमेटी बनी और उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। एक सुझाव यह था कि बाबा साहब जहां रहे और जहां अंतिम सांस बाबा साहब ने ली, वो 26 अलीपुर रोड, यहां पे एक राष्ट्रीय स्मारक बने, तो सब दुनिया के लोग, देश के लोग देखना आए भाई बाबा साहब का ये स्मारक है। और एक ऐसा सेंटर बने जहां स्टडी हो बाबा साहब के दिमाग की। ये मोदी जी तो अभी आए ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, ये वीपी सिंह के समय निर्णय है, मैं बता रहा हूं 1991 91 के डिसीजन है ये। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की फाइलों में भी पड़े होंगे, कोई जाएगा तो साइट पे भी मिल जाएंगे। 97 से 7 का जो कालखंड है, इसमें फिर महत्वपूर्ण एक विषय आता है, वो आता है कि 21वीं सदी प्रारंभ होती है। जो दुनिया भर के दलित राइटर होते हैं वो बाबा साहब के खूब लिखते हैं कि 21वीं सदी में बाबा साहब का थॉट महत्वपूर्ण रहेगा। और 21वीं सदी की घटना छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। तो बाबा साहब की किताबें भी आती है, थॉट भी आता है, और विषय चलता है कि जो कमेटी बनी थी उसके सुझाव है उनको पूरा करो, नहीं होते। 2007 से 17 का कालखंड, ये और बाबा साहब के जीवन को बहुत ऊंचाई दे जाता है। वो इसलिए दे जाता है कि इसी कालखंड में बाबा साहब का 125वां जन्म जयंती का कालखंड आता है और इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या क्या चीजें होती है। 26 अलीपुर रोड, जिसका 91 से जिक्र हो रहा है, 91 से तो कमेटी जिक्र कर रही है, 56 से ही जिक्र हो रहा है कि यहां कुछ बनना चाहिए, नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 100 करोड़ की लागत से बाबा साहब के संविधान नुमा एक बिल्डिंग बनी हुई है, कभी जाकर के देखना, जहां बाबा साहब 5 साल लगातार रहे, वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है। उसमें कैसे संविधान बनाया, कैसे उन्होंने जीवन जिया, कब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कौन कौन उनके साथ रहते थे, ये सारे विषय उसमें लिखे हुए हैं। ये बड़ी घटना थी। पूरे देश में कभी कभी जाता हूं तो 10, 20, 50 हजार आदमी तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, पूरे देश से अपना आता है, कोई कार्ड नहीं देता जी, कोई कार्ड नहीं देता है। बाबा साहब के जीवन को जानने के लिए कोई इनवाइट नहीं करता जी। मैंने एक घटनाक्रम देखा है अचत्य भूमि का, जहां हिंदू मिल लेकर के अब जगह बना रहे हैं। 20 लाख लोग 6 दिसंबर को इकट्ठे होते हैं। 20 लाख, आप कल्पना करोगे 20 लाख हर साल होते हैं जी, एक साल नहीं होते हैं जी। श्रीलंका से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, और पूरे देश से लोग आते हैं। 20 लाख किसको कहते हैं भाई साहब? 5, 6 और 7 ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है जी। 5 को उन्होंने लास्ट सोए थे तब तक क्या किया, वो 6 को उनका जीवन कैसे सुबह से चला गया और कैसे कैसे लोग आए वो चर्चा होती है। 7 को उसी जगह संस्कार हुआ था बाबा साहब का, उसकी चर्चा होती है। 5, 6, 7 दिसंबर, कभी आप जाके देखना, 20 लाख लोग। आप कल्पना कर सकते हो किस महापुरुष के लिए आते हैं जी? कोई इनविटेशन देते हैं? कोई नहीं देता जी। इसलिए उनका व्यक्तित्व तो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा। वहां लोग आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कौन कर रहा है, ये कौन 26 अलीपुर रोड में बना, किसने बना दिया, ये 15 जनपद, ये 200 करोड़ की लागत से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बनना तो 91 में चाहिए ना भाई। कमेटी तो तब की थी, उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी करते हैं, शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी करते हैं, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी करते हैं। शोध हो रहा है कितना टैलेंट इनमें कैसे आया था। यह विषय भी आपका विषय चला इसी कालखंड में। और अब कालखंड चल ही रहा है 17 से, जो 17 से कालखंड चल रहा है ये 27 तक चलेगा। इस कालखंड में सबसे ज्यादा बात संविधान की होती है। फिर बाबा साहब याद आए। हम आसपास देखते हैं कि श्रीलंका में प्रॉब्लम है, हम आसपास देखते हैं कि पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, हम आसपास और देशों में भी देखते हैं, बर्मा में भी प्रॉब्लम है। अगर भारत में प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक ही कारण है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं। इन्हीं विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।
मैं सर की किताब से प्रेरणा लेकर एक पंक्ति सिर्फ आप सबके सामने दोहराना चाहूँगी। जिस तरह से हमने गुजारी है ज़िंदगी, जिस तरह से हमने गुजारी है ज़िंदगी, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को पढ़िए और अपनी पत्नी का जो भी योगदान आपके जीवन में रहता है उसको लेखनबद्ध करिए, ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।